दोस्तों, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, यहीं से जान मिलती है। यहीं से हम सब लोग मिलके जो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे से हम लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। आज बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। सारी शिकायतें आज करेंगे जी, करेंगे, चिंता मत करो। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये जो अभी मैं प्रश्न पढ़ रहा था, लोग कह रहे थे हम फेल क्यों हो गए, हम फेल क्यों हो गए। मेरे को तो नहीं लगता हम फेल हो गए। 1984 में बीजेपी को 2 सीट मिली थी जी। बीजेपी को 2 सीट मिली थी 1984 में। हमारी पार्टी आज 1 साल पुरानी पार्टी, हमको 4 सीट मिली है। ऐसा चुनाव जिसमें बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट मिली है, हमको 4 सीट मिली हैं। समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिली हैं, उसमें से एक छोड़नी पड़ेगी। मुलायम सिंह यादव जी की 2 सीट है, तो उनको 4 मिली है। चारों उनके परिवार वालों को मिली है। हमारे यहां 4 सीट आम आदमी को मिली है। नीतीश कुमार जी की पार्टी को 2 सीट मिली है, हमको 4 सीट मिली है। तो दोस्तों, मैं नहीं मानता हमारी हार हुई है। अकालियों को 4 सीट मिली है, हमको भी 4 सीट मिली है। ऐसा चुनाव जिसमें एक व्यक्ति की, उसके जो भी कारण नहीं रहे हो, उसके अंदर नहीं जाएंगे। इतनी जबरदस्त हवा चल रही थी, इतनी जबरदस्त हवा चल रही थी। दिल्ली के अंदर 7 सीटों के ऊपर अगर हम विधानसभा वाइज देखें तो विधानसभा वाइज चंद विधानसभाओं को छोड़ के जितनी वोट हमको विधानसभा के चुनाव में मिली थी, उससे ज्यादा वोट हमको लगभग सभी विधानसभाओं में मिली है। और नंबर 2 पे रहे हैं, कांग्रेस को खत्म कर दिया गया है। दिल्ली में अब केवल 2 पार्टियां, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। और ये लोकसभा चुनाव के अंदर था केवल। आप लोगों को याद होगा, जब दिल्ली के हम चुनाव लड़ रहे थे, बहुत लोग कहते थे केजरीवाल फॉर सीएम, मोदी फॉर पीएम। अभी भी जनता के बीच में मैं घूम रहा हूं। जब से छूटा हूं, जब से बनारस से लौटा हूं, मैं तो सारा दिन सड़कों पे ही घूमता रहता हूं जी। जनता बता रही है जी, लोकसभा में मोदी को वोट दिया था, लेकिन विधानसभा में वापस आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, वापस झाड़ू चलाएंगे। तो ये जो कुछ लोग अपने सीने में हताशा लेके बैठे हैं, हताश होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, उसके बहुत अच्छे नतीजे आए हैं, उसके आप सब लोगों को बधाई। दूसरी बात, दिल्ली विधानसभा के चुनावों के नतीजे के बाद अपनी सरकार बनी। सरकार बनने के बाद 49 दिन में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हम लोग भाई साहब। और हम चारों तरफ कहते हैं, आप लोगों ने मेरे भाषण सुने होंगे कि 49 दिनों में जितना काम आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, मैं चैलेंज करता हूं, भारत की आजादी के बाद किसी सरकार ने 49 दिन में इतना काम करके दिखाया। मन बहुत करता था उन 49 दिनों में कि आपसे मुलाकात हो, लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई उन दिनों में। तो आप लोगों के मन में बहुत गुस्सा हो सकता है, मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं जी आप लोगों से। नहीं, बहुत दिन हो गए जी मिले हुए। अब गुस्सा तो अपनों से ही होता है, अपने भाई से होता है, अपने बच्चे से होता है। तो हम आपस में, तो उन 49 दिनों में अपनी बात नहीं हो पाई, लेकिन कई वॉलंटियर से हम लोगों ने काम तो करवाया। जैसे मनीष शिक्षा मंत्री थे, दिल्ली में 950 सरकारी स्कूल है जी, सेकेंडरी स्कूल। हर सरकारी स्कूल के अंदर किसी में लेडीज टॉयलेट नहीं है, डेस्क नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मनीष ने वॉलंटियर्स की टीम बनाई थी। मनीष ने कहा अगर इन अफसरों के ऊपर छोड़ दिया तो ये तो पता नहीं 1 साल लेंगे।
वॉलंटियर्स की टीम बना बना के हर स्कूल में भेजी थी और स्कूलों से वो लिस्ट बना बना के लाए थे कि किस स्कूल में किस चीज की कमी है, किस स्कूल में डेस्क की कमी है, किस स्कूल में लेडीज टॉयलेट नहीं है, किस स्कूल में पानी की कमी है, किस स्कूल में किताबों की कमी है, किस स्कूल में ड्रेस की कमी है। 3 दिन के अंदर अपने वॉलंटियर्स ने 950 स्कूलों का मुआयना कर लिया और सारी रिपोर्ट तैयार करके मनीष को दे दी थी। उन 950 स्कूलों के अंदर वो सारी सुविधाएं हम देने वाले थे, लेकिन इसके पहले सरकार छोड़नी पड़ी। उसके बाद जब सरकार गई तो उसके बाद मैं गुजरात चला गया, देश के अन्य कई हिस्सों में कैंपेनिंग करने के लिए चला गया, फिर बनारस चला गया, फिर आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। बनारस से लौटा तो सोचा था आप लोगों से मिलेंगे, फिर भगवान ने जेल भेज दिया। अब जेल से लौटा, लौटने के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर आप लोगों से मुलाकात की है। यह दिखाता है आपसे कितना प्रेम करता हूं मैं, और हम लोगों का जो ये रिश्ता है, मुझे लगता है कि हम लोग मिलके, हाँ वो कह रहे हैं भगवान ने नहीं भेजा था, बीजेपी ने जेल भेजा था। थोड़ी सी त्रुटि है। दोस्तों, आप लोगों के ढेर सारे प्रश्न हैं, मैं अभी प्रश्न पढ़ रहा था, उनमें से कुछ प्रश्न मैंने नोट किए हैं। सबसे पहले उनके मैं कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस है बहुत सारे, उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी शांति भूषण जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि मुझे तिहाड़ जेल क्यों जाना पड़ा। उन्होंने कानूनी तौर पे, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं सर, जितनी अच्छी तरह से आपने जिरह की उस दिन हाई कोर्ट के अंदर, कि ये पूरा मामला हाई कोर्ट ने समझा और हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा आदेश पारित किया कि जो मुद्दे उठाए गए हैं उन मुद्दों से हाई कोर्ट भी सहमत है और हाई कोर्ट उस पर विचार करेगा और 31 जुलाई को उसके ऊपर दोबारा जिरह होगी और ऑर्डर पास किया जाएगा। लेकिन मेरे मन में एक और सवाल था। मैंने नितिन गडकरी जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत देश के सामने प्रस्तुत किए। मैंने कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और उसके सबूत मैंने प्रस्तुत किए। उन्होंने मेरे खिलाफ मानहानि का दावा कर दिया। कोर्ट ने मेरे को बुलाया, मैं कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने मेरे को कहा बेल ले लो। मैंने कहा जी मैंने क्या कसूर किया? कसूर तो इन्होंने किया है, भ्रष्टाचार तो इन्होंने किया, मैंने क्या कसूर किया है? अगर तो मैंने गलत आरोप लगाए तब आप मेरे को भेज दो जेल, सबूत तो देख लो। पहली बारी में ही जैसे मैं कोर्ट के अंदर घुसा, कोर्ट अगर कहती है जमानत ले लो, तो मेरे को तो लगा जी ये तो बहुत गलत है। इसका मतलब तो इस देश में कोई भी खड़ा होकर कहेगा इसने भ्रष्टाचार किया नेता ने, वो नेता एक मानहानि का दावा कर देगा, नेता तो बाहर घूमेगा और वो आदमी जेल के अंदर चला जाएगा। ये तो गलत बात है भाई साहब। मैंने कहा ऐसे जमानत नहीं लेंगे जी। जमानत तो लालू यादव लेते हैं, जमानत तो कलमाडी लेते हैं, जमानत तो राजा लेते हैं, जमानत तो बलात्कारी लेते हैं। मैंने क्या कसूर कर दिया जो मैं जमानत ले लूं? मैंने कहा जी मेरी आत्मा नहीं मानती, मैं जमानत नहीं लूंगा। मैं अंदर चला गया। उसके बाद मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, शांति भूषण जी ने यह पूरा मामला अच्छे से लड़ा और मेरे पास आदेश की कॉपी आई तिहाड़ जेल में जब था, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि जो मुद्दे उठाए गए हैं वो बहुत अहम है, इस पे विचार किया जाएगा। और हम ये प्रस्ताव रखते हैं अरविंद के सामने कि अरविंद जब तक हम इन मुद्दों पे गौर करते हैं तब तक वो जमानत लेके बाहर आ जाए। हम हाई कोर्ट की इज्जत करते हैं, हम इस देश की न्याय व्यवस्था की इज्जत करते हैं। मैं हाई कोर्ट के प्रस्ताव को मैंने माना, मैंने जमानत ली और मैं वापस बाहर आ गया। दूसरा जो प्रश्न आप भी चारों तरफ जनता से, जनता हमसे प्रश्न ये चारों तरफ पूछ रही है जनता, इस्तीफा क्यों दिया, इस्तीफा क्यों दिया, इस्तीफा क्यों दिया? ये सवाल चारों तरफ से आ रहा है। छोड़ के क्यों भाग गए? छोड़ के क्यों? नहीं कोई बात नहीं दोस्तों, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा।
अगर हम केवल ये कहें कि ये केवल मीडिया का उठाया हुआ प्रश्न है, अगर हम ये कहें कि ये केवल बीजेपी और कांग्रेस का उठाया हुआ प्रश्न है, तो मुझे लगता है उसमें थोड़ी सी सच्चाई कम है। जनता के मन के अंदर भी यह प्रश्न बसा हुआ है, यह सच्चाई की बात है। और उसके दो बड़े बड़े कारण मेरे को नजर आते हैं। एक कारण नजर आता है, हमने 49 दिन में जो काम करके दिखाए, खास तौर से 3 काम। हमने बिजली के रेट आधे कर दिए, और ये कोई कागजों में नहीं हुए। अगले 3 महीने तक जो जनता के बिल आए वो बहुत कम बिल आए भाई साहब, आधे बिल आए, आधे बिल आए। जनता बड़ी खुश हो गई। पानी के बिल कई कई हजार रुपए के आया करते थे, बिल ही नहीं आया उस 2-3 महीने तक, क्योंकि पानी फ्री कर दिया। पानी फ्री कर दिया तो कई लोगों के कुछ महीने तक पानी के बिल ही नहीं आए। और तीसरा काम जो हम लोगों ने किया था कि दिल्ली में भ्रष्टाचार में भारी कमी आई थी भाई साहब। सारे मानते हैं जी, सारे मानते हैं, मैं नहीं कहता, कहीं चले जाओ जनता कहती है भाई साहब उन दिनों के अंदर सारे पुलिस वाले खराब नहीं होते, पुलिस वाले भी बहुत अच्छे हैं। मैं पुलिस वालों से बात करता हूं, वो कहते हैं जी ऊपर वाले पैसे मांगते हैं इसलिए हम लोगों को गलत काम करने पड़ते हैं, नहीं तो हमारी भी आत्मा है, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए, नगर निगम में पैसे लेने बंद कर दिए। कई लोग बताते हैं जिन्हें तो 1-1 लैंटन के पैसे देने पड़ते हैं। आप मकान बनाने की कोशिश करो, 1-1 लैंटन के पैसे लेने बंद कर दिए, तो जनता बड़ी खुश हो गई। तो एक तो जनता की नाराजगी का कारण यह था कि जी जैसे ही आपने इस्तीफा दिया बिजली के बिल फिर बढ़ गए। आज मैंने सुना है, पता नहीं कितनी सच खबर है, आज शाम तक या कल बिजली के दिल्ली में बिजली के रेट 10-15% और बढ़ने वाले हैं। तो जब बिजली के बिल फिर बढ़ गए, पानी के बिल फिर बढ़ गए, और भ्रष्टाचार फिर बढ़ गया, और कुछ कर्मचारियों ने जा जाके कहा, कई सेल टैक्स वाले पहुंचे, बोले अब बुलाओ अपने केजरीवाल को। ताने देते थे, रेट डबल कर दिए उन्होंने रिश्वतखोरी के। नहीं भाई साहब, रेट डबल कर दिए उन्होंने रिश्वतखोरी के, और ताने दे दे के पैसे लेते थे कि अब बुलाओ अपने केजरीवाल को, हम देखते हैं बड़ा मसीहा बन के आया था। गलत तो नहीं कह रहा जी? और कईयों ने तो कहा 49 दिन के भी पैसे दे के जाओ जो नहीं दिए थे उस टाइम तुम लोग, उनके भी पैसे लेके गए हैं। हंसने की बात नहीं है जी, मेरे को जनता बता रही है। अब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई हमने ऐसा क्या कसूर कर दिया भाई जनता इतनी नाराज हो गई। ये समझने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि जनता इतनी नाराज क्यों हो गई। तो एक कारण तो ये है कि जो हमने अच्छा काम करा था वो सारा अच्छा काम बंद हो गया, और जनता को फिर से वही सारा सामना करना पड़ा, और दुगने रिश्वतखोरी के दुगने रेट हो गए, और ताने दे दे के रिश्वत देने लगे कि अब बुलाओ अपने केजरीवाल को। दूसरा कारण, जैसे मैं अभी जेल में गया, कई जेल के कर्मचारी मेरे पास आए, बोले जी जब आपकी सरकार बनी थी बहुत खुश हुए हम लोग, सबने पटाखे छोड़े थे यहां पे, हमको लगा कि हमारी प्रमोशन 20 साल से नहीं हुई, लेकिन अब आप हमारी प्रमोशन करवाओगे। हमको लगा कि दिल्ली पुलिस से हमारी पे पैरिटी होनी चाहिए, अब आप हमारी पे पैरिटी करवाओगे। लेकिन जैसे ही आपने इस्तीफा दिया, बोला भाई साहब कई दिन तो नींद नहीं आई, ये क्या हो गया। हमारी सारी उम्मीदें पानी फिर गई, हमारी सारी उम्मीदें, आसमान पे हमारी आशाएं थी, वो सारी धड़ाम से जमीन पे आके गिरी। बोला हमें समझ नहीं आया अब कौन हमारा काम करवाएगा। मेरे को कई कैदी मिले, उन कैदियों ने बताया कि भाई साहब जब आपकी सरकार बनी थी हम लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि हमारे में से कई लोग झूठे केसों में फंसे हुए हैं। हमको लगा अब ये आदमी हमको जेल से बाहर करवाएगा, ये झूठे केसों से निकलवाएगा हम लोगों को। लेकिन जैसे ही आपकी सरकार गिरी, बोला हम तो जी हमको समझ नहीं आया अब हम क्या करें, हमारी तो सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया, वो जो इतनी उम्मीदें हम लोगों ने पाल रखी थी वो सारी जमीन पे आके गिरी। तो ये दो बहुत बड़े कारण है जनता की नाराजगी के। एक तो ये कि जो हमने अच्छे काम करे थे वो सारे काम बंद हो गए,
और दूसरा ये कि जो हर तबके ने उम्मीद बांध रखी थी अपने से, जनता के हर तबके ने उम्मीद बांध रखी थी, वो सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। अचानक उनको समझ नहीं आया। वो बोले जी आपने लोकपाल बिल पे इस्तीफा दिया, आप लोकपाल बिल के लिए लड़ते रहते, इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी? ये सब लोग पूछ रहे हैं जी। और अपने को ईमानदारी से समझना पड़ेगा। हम केवल ये कहते बीजेपी वाले गुमराह कर रहे हैं, कांग्रेस वाले, ये इससे बात बनेगी नहीं। अपने को ईमानदारी से समझना पड़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा, जो मेरे पास कर्मचारी आए थे जेल में, मैंने कहा भाई साहब गलती हो गई हमसे, हमने बहुत बड़ा गलत निर्णय ले लिया इस्तीफा देने का, हमें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। उस टाइम हमें लगा कि भाई लोकपाल बिल के लिए लड़ाई लड़ी थी, अगर अब लोकपाल बिल के लिए हमने इस्तीफा नहीं दिया तो यही जनता कल को खड़ी होकर कहेगी कि देखो अरविंद सत्ता का लालची हो गया, अरविंद ने कुर्सी नहीं छोड़ी, अरविंद कुर्सी से चिपक गया। हमने कहा जी हमने इस्तीफा तो ये सोच के दिया था, लेकिन आपको ये उल्टा लगा तो हमसे गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं आपसे। लेकिन अब एक बात बताओ ईमानदारी से, जो उम्मीद आपको थी कि आपकी प्रमोशन होगी, बीजेपी करा सकती है क्या? बोला ना जी। मैंने कहा कांग्रेस करा सकती है क्या? बोला ना जी। बोला, मैंने पूछा कौन करा सकता है? कहता है करा तो आप ही सकते हो जी। तो मैंने कहा दूसरा मौका दो, इस बार करा के दिखाएंगे, दूसरा मौका दो, इस बार कराएंगे। और मैंने कहा मैं आपको वचन देता हूं, इस बार 5 साल पूरी सरकार चला के दिखाएंगे। इस बार हम कहीं नहीं जाएंगे, दिल्ली छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे जी, दिल्ली में रहेंगे, 5 साल सरकार चला के दिखाएंगे। जो आपकी उम्मीदें थी वो सारी उम्मीदें पूरी करके दिखाएंगे। थोड़ी देर में थोड़े से यही मैंने कई लोगों से बात की। कुछ डॉक्टर मिले मेरे को, डॉक्टर बोले जी हम ठेकेदारी पे काम करते हैं, जब आप मुख्यमंत्री थे आपने हमारा, मेरे को तो याद नहीं है, वो बता रहे हैं वो आए थे, मैंने उनका कोई 2007 बैच क्लियर कर दिया था। बोला जी लेकिन 2008, 2009, 2010 बैच रह गया। तो मैंने कहा एक चीज बताओ, बीजेपी वाले अब तुम्हारा काम करेंगे? बोला ना जी। कांग्रेस वाले करेंगे? बोला ना जी। कर तो आप ही सकते हो। मैंने कहा फिर एक गलती की आप माफी दे दो, अब दूसरी बार आप हमको मौका दो, दूसरी बार सरकार बनाएंगे और आपको हम आपका काम करके दिखाएंगे। तो दोस्तों ये हम लोगों को घर घर जाके बोलना पड़ेगा जनता को। जनता के साथ बहस मत करो। मेरा मानना है जनता जनार्दन है, जनता सच्चाई जानती है, जनता जो बोलती है वो सच होता है। जब हम जनता के बीच में जाएं तो मेरी आप लोगों से निवेदन है, जनता से बहस ना करें। हमारी जो गलतियां हैं ईमानदारी से उन गलतियों की माफी मांग लें और जनता को कहें कि भाई एक मौका और दो, और इस बार हम सब लोग मिलके दिल्ली को दोबारा ठीक करेंगे। और मेरे को पूरा यकीन है जनता बहुत अच्छी है, जनता माफ करेगी और फिर से हम लोग दिल्ली को बदलने की राह पे चलेंगे। ये कई लोगों ने बताया है जी मेरे को, ये बहन जी बता रही है मेरे को, कल मेरे पिताजी सवेरे मार्केट में गए और उन्होंने बताया एक जगह सब्जी ले रहे थे, वो सब्जी वाला बोला, उन्होंने पहचान लिया मेरे पिताजी को, कभी टीवी पे देखा होगा, उसने पहचान लिया। वो कहता है भाई साहब बटन मैंने झाड़ू पे दबाया था लेकिन लाइट कमल की जली थी। अब ये बहन जी भी यही बात बता रही हैं। एक अभी थोड़े दिन पहले मैंने चिट्ठी लिखी थी एलजी को, उसके ऊपर काफी बवाल मचा था, उसका भी मैं सारा आप लोगों के सामने क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आप जनता में जाओगे, आप बात करोगे तो आपको सारी सच्चाई पता होनी चाहिए। दोस्तों जब 16 मई को लोकसभा के नतीजे आए, उसके बाद मीडिया के कुछ लोगों में, कुछ टीवी चैनलों में, कुछ अखबारों में यह छपने लगा कि दिल्ली में दोबारा सरकार बन सकती है, दिल्ली में दोबारा सरकार बन सकती है, दिल्ली में दोबारा सरकार बन सकती है, यह चलने लगा। मैं दिल्ली में जहां भी गया, अपना एक वॉलंटियर था बनारस में, उसकी मौत हो गई थी,
गंगा में डूब के उनका देहांत हो गया था। मैं उनके घर गया। उनके घर से जब मैं बाहर निकला, सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए थे। अपने सपोर्टर नहीं थे, जनता थी। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैं सबसे हाथ मिला रहा था, तो वो कहते जी सवेरे से टीवी पे चल रहा है कि सरकार बन सकती है। मैंने कहा जी मेरे को तो पता नहीं। कहते भाई साहब एक बार गलती कर दी, अब सरकार बनती हो तो बना लेना, अब मत छोड़ देना, नहीं तो जनता दूसरी गलती माफ नहीं करेगी। मैं वहां से निकल गया, पेट्रोल पंप पे गया। पेट्रोल पंप पे जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी, कई लोग इकट्ठे हो गए। आजकल लोग पहचान जाते हैं, जहां भी जाओ जनता इकट्ठी हो जाती है। पेट्रोल पंप पे लोग इकट्ठे हो गए, कहते भाई साहब इस बार सरकार बना लेना, इस बार मत छोड़ देना, जो जनता दूसरी गलती माफ नहीं करेगी आपको। फिर मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। मैंने अपने सारे विधायकों की मीटिंग बुलाई। मैंने विधायकों से पूछा, 20 विधायक आए थे। 20 में से 16 विधायकों ने कहा कि जी जनता पीछे पड़ी हुई है, जब से ये टीवी पे अफवाह चली है, जनता कह रही है इस बार सरकार बना लेना, नहीं तो दोबारा वोट मांगने मत आना हमसे। 4 विधायकों ने कहा कि जी सरकार मत बनाओ। और उन 4 में से भी अगले दिन सवेरे सवेरे 2 के फोन आ गए, कहते जी जैसे ही घर पहुंचे यहां पे जनता ने घेराव कर लिया हमारा, बोले जी सरकार बना लो। मैंने सोचा विधायकों को तो लगता है भाई सरकार बन जाए तो अपना अच्छा रहेगा, दोबारा चुनाव में नहीं जाना पड़ेगा, कभी ये झूठ ना बोल रहे हो। तो मैंने उनकी मीटिंग बुलाई जो हार गए थे। जो हार गए थे वो तो हमेशा कहते हैं चुनाव कराओ जी, जीते वाले कहते हैं चुनाव मत कराओ, और हारे वाले कहते हैं चुनाव कराओ। तो जो हार गए थे मैंने उनकी सबकी मीटिंग बुलाई। आश्चर्यजनक बात, उनमें से भी 90% लोगों ने कहा कि जी जनता कह रही है इस बार मौका मत खो देना। तो मैंने कहा भाई जनता के बीच में जाते हैं, राय शुमारी करते हैं, जनता क्या कहती है जनता से पूछते हैं। तो मैंने एक चिट्ठी लिख दी लेफ्टिनेंट गवर्नर को और किसी के हाथ भिजवा दी। उसमें मैंने एक ही लाइन लिखी थी कि हम जनता के बीच में जाके राय शुमारी करना चाहते हैं कि सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, इसलिए 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, तब तक अगर आप विधानसभा भंग करने का मन बना रहे हैं तो विधानसभा भंग मत कीजिएगा। बस एक लाइन लिखी थी। उसके बाद अगले दिन मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए गया। एलजी साहब से जो मेरी बातचीत हुई और उन्होंने जो मेरे को सारे टेक्निकल मुद्दे बताए, तो पता चला सरकार बन ही नहीं सकती अब। तो कई सारे टेक्निकल मुद्दे थे। तो बाहर आके फिर मैंने अगले दिन मीडिया को कहा कि हमने चिट्ठी दी थी एलजी साहब को, लेकिन जब मैं एलजी साहब से मिला और उन्होंने जो सारी बातें बताई, सरकार बन ही नहीं सकती, इसलिए हम सरकार बनाने पे कोई राय शुमारी नहीं कर रहे। तो ये दूसरा मुद्दा हो गया। कई लोगों के मन में ये संदेह हो सकता है ये चिट्ठी क्या थी। तीसरा, तो एक ये शिकायत है कुछ वॉलंटियर्स की कि हमारी सुनवाई नहीं होती। इसका मैं पूरा सिस्टम बना रहा हूं भाई साहब, और आने वाले दिनों में दिल्ली की पूरी व्यवस्था मैं मॉनिटर करने वाला हूं, कोई मॉनिटर नहीं करेगा। एक शिकायत है कि ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के 8-10 लोग बंद कमरे में बैठ के निर्णय ले लेते हैं और हमारे ऊपर वो निर्णय थोप दिए जाते हैं। दूसरी पार्टियों में कुछ टॉप के लेवल पे कमिटियां होती हैं, और कमिटियां भी क्या होती है, एक ही आदमी होता है जी। बीजेपी में नरेंद्र मोदी है और कांग्रेस में सोनिया गांधी है, कोई कमिटी वमिटी कुछ नहीं होती। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जिस तरह से अपना पूरा आंदोलन चला, एक कमिटी थी ऊपर, उस कमिटी ने निर्णय लिए, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपना संगठन बनाएं, और संगठन में जितने सारे निर्णय तो सबसे पूछ के नहीं लिए जा सकते, लेकिन जो बहुत अहम निर्णय हैं वो सब लोगों की सहमति से होने चाहिए। इसकी अब एक और बात मान लेना जी, मैंने कह तो दिया, अब कभी कल ही पहुंच जाओ तो थोड़ा समय दे देना मेरे को। मैं मिलने आ सकते हो जी, मिलने आ सकते हो। मैं रोज 9 बजे अपने घर पे मिलता हूं, 9 बजे से 10 बजे तक मैं रोज मिलता हूं, वॉलंटियर से भी मिलता हूं, कोई भी आ सकता है। लेकिन काम से आना,
क्योंकि ऐसा ना हो इतनी भीड़ लग जाए कि मैं पूरा दिन मिलता ही रहूं, फिर काम भी तो करना है, सड़क पे भी तो निकलना है, जनता के बीच में भी तो जाना है। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। तो दोस्तों इसका संगठन बनाएंगे और जो मेरी लिए पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी वो 8 लोगों की कमेटी नहीं है जी, मेरी तो ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है। अभी भी कोई ढांचा नहीं है अपना, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं जितने निर्णय लेता हूं मैं केवल उन 8 लोगों की बात नहीं मानता, मैं विधायकों की भी मीटिंग लेता हूं, मैं अपने हारे हुए कैंडिडेट्स की भी मीटिंग लेता हूं, मैं लोकसभा के कैंडिडेट्स की भी मीटिंग लेता हूं, मैं कई वॉलंटियर्स के साथ भी चर्चा करता हूं, फोन पे कर लेता हूं, उनको बुला लेता हूं, उनसे पूछता हूं भाई जनता क्या कह रही है। जनता के साथ तो आप सारा दिन घूमते हो, आपको ज्यादा पता है जनता का, तो मैं आप लोगों से भी कईयों से फोन कर करके पूछता हूं, अभी भी करता हूं, लेकिन अब इसको थोड़ा सा ढांचा बनाया जाएगा। और फिर से मैं बता दूं, कल मत पहुंच जाना कि जी अब हमारी राय लो, थोड़ा सा महीने भर का टाइम देना, धीरे धीरे सब। तो आज से हम 1-2 निर्णय तो ले सकते हैं, जैसे आज हमारी ये मीटिंग हुई है, ऐसे महीने में एक बार मैं आपके साथ सारे लोगों के साथ ऐसे एक बारी मीटिंग किया करूंगा, ठीक है जी। दूसरी चीज, अभी आने वाले हफ्ते से मैं हर विधानसभा में जाऊंगा और हर विधानसभा के वॉलंटियर्स की अलग से मीटिंग लूंगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूं, हम बूथ इंचार्ज से शुरू कर रहे हैं, तो जहां जहां मैं जाऊंगा वहां बूथ इंचार्जों की मीटिंग होगी, बूथ इंचार्ज के साथ सीधे संपर्क करेंगे, बूथ इंचार्ज को पद दिया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो दोस्तों संगठन अपा कैसे बनाएंगे, मेरा एक प्रस्ताव है, आप लोगों के सामने वो प्रस्ताव रख देता हूं। दिल्ली से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और दिल्ली में अगर ये संगठन अच्छा बन गया तो फिर इसको हम पूरे देश पे लागू कर सकते हैं। तो दिल्ली में इस संगठन का सबसे नीचे से शुरुआत करेंगे, सबसे नीचे से बूथ इंचार्ज बनाना शुरू करेंगे और बूथ इंचार्ज हमारे पूरे संगठन की रीढ़ की हड्डी होगा। सबसे बड़ा रोल बूथ इंचार्ज का है, सबसे बड़ा रोल बूथ इंचार्ज का है। तो यहां जितने लोग बैठे हैं सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा, आप में से कई बड़े सीनियर लोग हो सकते हैं, लेकिन सब लोग बूथ इंचार्ज बनने की कोशिश करें, यह छोटी चीज नहीं है। अब ये बूथ इंचार्ज का क्या काम होगा, उस बूथ इंचार्ज की जिम्मेदारी, वो पूरा बूथ है, उस बूथ पे हर वोटर के पर्सनली संपर्क में रहना है। एक बूथ पे 1000 के करीब वोट होते हैं, तो लगभग 250 से 300 परिवार हो गए। अब वो अकेला तो सब में जा नहीं सकता, तो पहला उसका काम होगा कि वो अपने 10 से 15 वॉलंटियर्स की एक टीम बनाएगा। सबसे पहले वो अपनी 10 से 15 वॉलंटियर्स की टीम बनाएगा, उन 10-15 वॉलंटियर्स की फिर 3-4 टीम बना देगा, वो टीम घर घर जाएंगी और घर घर जाके जनता से संपर्क करेंगी। तो उसकी जिम्मेदारी होगी उन 300 परिवारों के लगातार संपर्क में रहना। उसको टारगेट दिए जाएंगे, मान लो उसको कहा जाएगा कि भाई ये पर्चा है, ये पर्चा 300 घरों में पहुंचाना है। मान लो उसे कहा जाएगा कि ये संदेश है, ये संदेश आपको इन 300 घरों में पहुंचाना है, तो वो अपनी टीम के जरिए और खुद भी घर घर जाएगा और घर घर जाके डोर टू डोर करेगा। लेकिन जो बूथ इंचार्ज 2 बार टारगेट पूरे करने में असमर्थ रहेगा तो फिर उसको बदलना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा जी, सहमति है सबकी? फिर कभी मैं बदलूं कहोगे मेरे को बदल दिया जी, अरविंद बड़ा गंदा है, ऐसे तो नहीं कहोगे? तो सबकी सहमति है, 2 बार से ज्यादा जो बूथ इंचार्ज अपना टारगेट पूरा नहीं करेगा उसको हाथ जोड़ के कहेंगे भाई पार्टी में रहो, कार्यकर्ता बन जाओ, बूथ इंचार्ज किसी और को भी। दूसरी चीज, बूथ इंचार्ज अपने इलाके में अपने घर के बाहर पार्टी का बोर्ड लगाएगा, पार्टी का झंडा लगाएगा, पार्टी का वो पार्टी का नुमाइंदा होगा उस इलाके के अंदर।
और जब अपनी सरकार बन जाएगी तो जो विकास कार्य बूथ इंचार्ज करेगा वही विकास कार्य उस इलाके में किए जाएंगे। ठीक है भाई साहब? मान लो वहां किसी की समस्या है, वो सीधा, मान लो किसी नागरिक की समस्या है, वो सीधा सरकार के पास आ जाता है, तो एक बार तो कर देंगे काम, फिर उसको कहेंगे भाई अगली बार से बूथ इंचार्ज के पास जाया करो काम कराने के लिए। बूथ इंचार्ज काम करवाने के लिए लेके आएगा, वो हमारा ऑफिशियल नुमाइंदा होगा उस इलाके के अंदर। मंजूर है भाई साहब? बूथ इंचार्जों के ऊपर फिर एक पोलिंग सेंटर, पोलिंग स्टेशन इंचार्ज होगा। पोलिंग स्टेशन इंचार्ज की ज्यादा वो नहीं होगी, बूथ इंचार्ज की ज्यादा चलेगी। पोलिंग स्टेशन इंचार्ज तो एक तरह से सुपरवाइज करने के लिए है। पोलिंग स्टेशन इंचार्ज, मान लो कल को सरकार बन गई, पोलिंग स्टेशन इंचार्ज अगर कोई प्रस्ताव लेके आएगा तो उसकी नहीं सुनेंगे, बूथ इंचार्ज की सुनेंगे। पोलिंग स्टेशन इंचार्ज किसको बनाएंगे? तो कुछ लोगों का कहना था कि जो 5 या 6 बूथ इंचार्ज हैं वो चुनाव करें, लेकिन मैंने ये देखा है भाई साहब कि आपस में जब चुनाव करते हैं ना तो सबसे ढीले आदमी को बना लेते हैं जो कुछ नहीं काम करवाता। गलत तो नहीं कह रहा जी? नहीं, सबको मनमोहन सिंह बड़ा प्यारा लगता है अपने बॉस के रूप में। हमारा बॉस तो मनमोहन सिंह जैसा हो, काम करवाने के लिए कुछ ना। तो दोनों चीजों की जरूरत है। पोलिंग स्टेशन इंचार्ज ऐसा हो जो सबको मंजूर भी हो और जो थोड़ा टाइट करके काम भी कराता हो। ठीक है जी? फिर इसी तरह से पोलिंग स्टेशन इंचार्ज के ऊपर होगा वार्ड इंचार्ज। तो अभी आज हम केवल वार्ड इंचार्ज तक बात करते हैं। चुनाव के बाद हम लोग असेंबली इंचार्ज भी बनाएंगे, लेकिन अभी असेंबली इंचार्ज नहीं बना रहे। अभी कैंडिडेट कोई जो कैंडिडेट होंगे वो कैंडिडेट ही होंगे, क्योंकि अगर 2-1 असेंबली इंचार्ज हो गया, कैंडिडेट हो गया, लड़ेंगे आपस में, मारपीट करेंगे। तो ये आज वार्ड इंचार्ज तक मैं बात कर रहा हूं, वार्ड इंचार्ज तक इस तरह से बनाते हैं। इसकी शुरुआत कल परसों से ही करेंगे। तो दोस्तों, ये जो मैंने ढांचा आप लोगों के सामने रखा है, इस ढांचे से एक तो जिम्मेदारी मिलती है सबको, एक सबकी जवाबदेही तय होती है। इस ढांचे में अब अपने पास मोटे मोटे तौर पे 11,000 पोलिंग बूथ है दिल्ली में। 11,000 बूथ इंचार्ज बन जाएंगे। अगर कल को मेरे को आपसे बात करनी है तो ये 11,000 तो एक साथ इकट्ठे करने मुश्किल होंगे, लेकिन हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकते हैं। आपकी विधानसभा में एक साथ पूरी दिल्ली के अगर सारे वॉलंटियर से बात करनी है और आपको मेरे से बात करनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप मेरे से प्रश्न पूछ पाएंगे और मैं आप लोगों तक अपना संदेश दे पाऊंगा। और अगर अपने को मान लो कोई बड़ा निर्णय लेना है तो हर विधानसभा में बूथ इंचार्ज की मीटिंग हो सकती है, वार्ड इंचार्ज की, पोलिंग स्टेशन इंचार्ज की मीटिंग हो सकती है और उनसे उनकी राय जानी जा सकती है। ठीक बात है ना जी? तो एक अपना ढांचा बन जाएगा, एक अपना प्लेटफॉर्म बन जाएगा, जिसके जरिए जब हम कहते हैं भाई सबसे विचार लिए जाएं, तो विचार लेने का तरीका एक बन जाएगा जो आज तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं था। दूसरी बात, अभी एक बड़ा अच्छा हमने शुरू किया है, आप लोगों ने आज एफएम रेडियो पे सुना होगा। ठीक है ना भाई साहब? हम लोगों ने ये शुरू किया है, अभी 1 हफ्ता पहले हर एमएलए को 4-4 करोड़ रुपए का एमएलए फंड मिला है। हमने ये तय किया भाई ये फंड हम अपनी मर्जी से खर्च नहीं करेंगे, जनता की मर्जी से खर्च करेंगे। तो हर एमएलए को बोल दिया है, हर एमएलए अब अपने अपने इलाके में जनता की सभाएं कर रहा है और जो जनता प्रस्ताव दे रही है वही प्रस्ताव हम एमसीडी के पास या पीडब्ल्यूडी के पास भेज रहे हैं। सुनो तो सही। और एक और बात है, ये काम जब पूरे हो जाएंगे तो ठेकेदार की पेमेंट तब की जाएगी जब जनता कह दे भाई काम अच्छा हो गया। अच्छा, एक यहां पे
आप लोग अपने अपने इलाके में बोल देना। आप लोगों को याद होगा कि जब मैं मुख्यमंत्री था, मैं एक कमिटी बना के गया था कि जितने ठेकेदारी पे काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको नियमित करने के लिए एक कमिटी बनाई थी। उस कमिटी ने अब अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है 36,000 कर्मचारी नियमित होंगे दिल्ली में। ये हमारी एक अचीवमेंट है। ये सुशांत भाटिया हैं जो जीटीबी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। डॉक्टर ने ये बना के भेजा है, तो इसमें गलती नहीं हो सकती। इसमें इन्होंने लिखा है जीटीबी हॉस्पिटल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद भारी सुधार हुआ है। आपने हमारा मेडिकल सुपरिंटेंडेंट बदला और अब डॉक्टर बीके जैन को आपने दो सुपरिंटेंडेंट बनाया है, जो बेहद ईमानदार और अच्छी नीयत वाले इंसान हैं। अस्पताल के अंदर सफाई व्यवस्था में भारी सुधार हुआ है। ऑल द ड्रग्स सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। अर्लियर ड्रग्स लाइक प्रोपोफॉल फॉर सर्जरी वॉज ब्रॉट बाय द पेशेंट। पहले महंगी दवाइयां मिला ही नहीं करती थी अस्पताल के अंदर, सारी दवाइयां पेशेंट को बाहर से खरीदनी पड़ती थी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सारी दवाइयां अस्पताल के अंदर मिलनी चालू हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर की अभी भाई साहब ने रिपोर्ट दी है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ऑल द सचर्स प्रीवियसली परचेज्ड बाय द पेशेंट्स आर नाउ। वो जो टांके लगते हैं, टांके पहले सारे बाहर से खरीदा करते थे, अब पेशेंट्स को अंदर ही मिल जाते हैं, फ्री में मिल जाते हैं। पहले सारी जांच, खून की जांच, फलानी जांच, एक्सरे सारी बाहर से करवाया करते थे। अब ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब की सारी पेशेंट्स की अंदर फ्री में होती हैं सारी जांचें। पहले जितने प्राइवेट लैब वाले थे ये दलाली का काम करते थे, सारा दिन अस्पताल में घूमते रहते थे। कह रहे अब इन सब की एंट्री बैन कर दी है, ये अस्पताल में नहीं घूमते अब। तो भाई साहब ये कई सारे हैं, मैं 2 पेज की रिपोर्ट है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता को ये कहना पड़ेगा कि 49 दिन में जितना काम करके दिखाया था भाई साहब किसी ने नहीं करके दिखाया। 49 दिन में अगर आपने सरकारी अस्पताल इतने सुधार दिए, भ्रष्टाचार में अगर इतनी कमी आ गई, तो अगर आप 5 साल तक सरकार चलाओगे तो दिल्ली का सोच सकते हो कि क्या सुधार हो सकता है दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों, अक्टूबर के महीने में चुनाव होने की उम्मीद है। दिल्ली विधानसभा शायद जल्द भंग हो जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से ही नहीं, बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें लेके आएगी। तो अब सब लोग कमर कस लीजिए और कमर कस के अपने को काम की तैयारी करनी है। क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे काम करना है, उसकी जानकारी आप लोगों को दे देंगे। लेकिन अब इस तरह का अपने बीच में जो सेशन है, ये हर महीने हम लोगों के बीच में हुआ करेगा और हर विधानसभा में मैं आने वाले दिनों में आपसे आके मिलूंगा। भारत माता की